हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नायरा और कार्तिक के आए दिन झगड़ों से कार्तिक की माँ स्वर्णा बहुत परेशान थी। उसने उन दोनों को बहुत समझाया कि ऐसे झगड़ा ना करे, लेकिन दोनों किसी की नहीं सुनते थे। एक शाम स्वर्णा बैठी टीवी देख रही होती है, तभी कार्तिक काम से आकर नायरा को आवाज देकर कहता है, नायरा पानी लेकर आओ, मैं आ गया हूँ। आ गया बेटा, चल तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ पानी। अरे माँ, आप क्यों लाओगी? बोला है ना नायरा को मैंने, वो ले आएगी। नायरा यार, सुना नहीं क्या? पानी ला दो। कार्तिक के 2-3 बार आवाज लगाने पर भी जब नायरा नहीं आती तो वो गुस्से में उठकर वहाँ से रसोई की तरफ जाने लगता है और देखता है कि नायरा आराम से कानों में हेडफोन लगाए खाना बना रही है। गुस्से में भरा कार्तिक नायरा के कानों से हेडफोन उतारकर फेंकते हुए बोलता है, तुम्हारे कानों में मेरी आवाज नहीं आई क्या? इतनी देर से आया हुआ हूँ, मैं पानी के लिए चिल्ला रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैडम को गाने सुनने से फुर्सत नहीं है। अरे इस घर की बहू हो तुम, थोड़ा काम में भी ध्यान दे दिया करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेडफोन फेंकने की? और क्या बहू, इस घर की बहू होने से पहले मैं एक इंसान हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। दोनों एक बार फिर से छोटी सी बात को बड़ा बनाकर लड़ने लगते हैं। ये देखकर स्वर्णा तंग हो जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं, लेकिन दोनों के झगड़े बंद ही नहीं होते, जिसके चलते एक दिन सुबह सुबह गायू नाम की लड़की स्वर्णा के घर आती है और दरवाजे पर खड़ी गायू से नायरा कहती है, कौन हो तुम? किससे मिलने आई हो? मैं कौन हूँ और किससे मिलने आई हूँ इसका पता तुम्हें जल्दी ही लग जाएगा। पहले तुम साइड हटो, मुझे माँ जी से मिलना है। गायू नायरा को साइड करके घर के अंदर आ जाती है और जाकर सीधा स्वर्णा के गले लग जाती है। स्वर्णा भी गायू को देखकर बड़े ही प्यार से उससे मिलती है और उसको सोफे पर बैठाते हुए कहती है, आ गई तो बेटी, तू आ गई, बहुत अच्छा किया। अच्छा इससे मिल, यह है मेरी बहू कार्तिक की बीवी नायरा, और नायरा बहू यह है गायू, कार्तिक की होने वाली बीवी, तेरी सौतन। क्या बोला माँ जी आपने? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी सौतन? हाँ, मैंने इसको कार्तिक की दूसरी पत्नी बनाने के लिए चुना है, क्योंकि तुम दोनों के झगड़े के बीच मैं क्यों परेशानी झेलूं। इसलिए गायू मेरी सेवा करेगी और मेरे बेटे के साथ प्यार से रहेगी। बाकी तू भी इसी घर में रहियो, भले ही फिर तू कार्तिक से कितना भी लड़ियो, मुझे कम से कम ये तो पता होगा ना कि गायू उसको शाम को शांत कर लेगी। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए, अपने ही बेटे की दूसरी बीवी लाते हुए, वो भी पहले के होते हुए। इतना बोलकर नायरा गुस्से में अपने कमरे में जाती है और कार्तिक को कॉल करके सारी बात बताती है। ये सुनकर कार्तिक भागा भागा घर आता है, लेकिन घर आकर जैसे ही गायू को देखता है तो वो बस उसे देखता रह जाता है। इतने में ही वहाँ स्वर्णा आकर कार्तिक से कहती है, देख कार्तिक, मैंने इस लड़की को तेरे लिए चुना है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और जानती हूँ कि तू नायरा के साथ खुश नहीं है, आए दिन उससे झगड़ता रहता है, इसलिए मैंने सोचा इस कलेश को ही खत्म करो। एक शांत स्वभाव की लड़की को तेरे लिए चुन लाई हूँ, बता कैसी है? माँ, लड़की अच्छी है। मैं सोच ही रहा था कि आपको कहूँ कि मुझे अब नायरा के साथ नहीं रहना। कार्तिक की ये सारी बातें छुपकर नायरा सुन लेती है, जो कमरे में जाकर बोलती है, मैंने भी किस आदमी पर भरोसा किया? अरे फोन पर तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे न जाने क्या करेगा, और यहाँ आकर लड़की दिखी नहीं कि दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। नायरा के पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपनी सौतन को अपनाने के, लेकिन आखिर कैसे वो अपनी जगह किसी और को लेने देती। इसीलिए वो गायू के हर काम में बाधा बनकर बैठ जाती थी। एक शाम ऐसे ही स्वर्णा गायू के साथ बैठकर उससे कहती है, गायू बेटा, तेरी शादी तो कार्तिक से होती रहेगी, लेकिन मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया है, तो क्यों ना मोहल्ले वालों को भी तेरे बारे में बताया जाए। आखिर इतनी सुंदर बहू है मेरी, तेरी मुंह दिखाई तो होनी ही चाहिए ना। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। ये सब सुन रही नायरा अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, मुंह दिखाई? अरे मैं भी देखती हूँ कैसे होती है मेरी सौतन की मुंह दिखाई, इसका मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। 2 दिन बाद स्वर्णा गायू की मुंह दिखाई रखती है, लेकिन उससे एक रात पहले नायरा गायू के बनाए चेहरे के लेप में कुछ केमिकल मिला देती है, और जब उस रात गायू उस फेस पैक को चेहरे पर लगाकर सोती है तो सुबह चेहरा धोने पर उसके चेहरे पर बहुत सारे दाने निकल आते हैं, जिन्हें देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है,
माँ जी यहाँ आइए। क्या हो गया गायू बहू? माँ जी देखिए ना, मेरा चेहरा कितना खराब हो गया। आज आपने मेरी मुंह दिखाई रखी है, मैं इस मुंह के साथ मुंह दिखाई नहीं करवा सकती माँ जी। बहू तो शांत हो जा, सब ठीक होगा। अगर तू नहीं चाहती तो अभी तेरी मुंह दिखाई नहीं होगी, लेकिन तू रोना बंद कर। गायू का चेहरा खराब होने की वजह से स्वर्णा मुंह दिखाई की तारीख को आगे बढ़ा देती है, जिस पर नायरा खुश होते हुए खुद से कहती है, आई बड़ी मुंह दिखाई करवाने वाली। बेटा मेरी सौतन बनकर आई है ना तू, तेरा मुंह तो किसी को दिखाने लायक छोड़ूंगी, तभी तो तेरी मुंह दिखाई होगी। कुछ दिन तक गायू के चेहरे के दाने ठीक न होने पर मुंह दिखाई का फंक्शन टल जाता है। लेकिन इस बीच एक रात जब कार्तिक पानी लेने रसोई में आता है, तब गायू भी उसके पीछे आती है और जैसे ही कार्तिक फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पीछे मुड़ता है, तो गायू के अपने करीब होने से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गायू को लेकर नीचे गिर जाता है। उसी समय वहाँ नायरा आती है, जो छुपकर उन दोनों को देखकर कहती है, देखो तो इस ठरकी आदमी को, मेरी सौतन से कैसे चिपका पड़ा है। मन तो कर रहा है कुछ उठा के फेंक दो। नायरा उन दोनों को छुपकर देख ही रही थी कि तभी कार्तिक गायू से कहता है, आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक ही होंगी, आपके साथ जो हूँ। आप बताइए, आप ठीक है ना? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं देखती हूँ कैसे ठीक हो तुम दोनों। नायरा अपने कमरे से एक पानी की भरी बोतल लेकर आती है और जानबूझकर नीचे गिरे कार्तिक और गायू से टकराकर वो पानी की बोतल का सारा पानी उन पर गिरा देती है, जिस पर दोनों चिल्लाते हुए उठते हैं और कार्तिक नायरा से कहता है, तुमको दिखता नहीं है क्या, हम दोनों नीचे हैं? नहीं, मैंने कोई गिरा हुआ काम नहीं किया जो नजरें झुका कर चलूं, जिससे नीचे गिरे हुए लोग मुझे दिख जाए। इतना बोलकर नायरा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह उठकर स्वर्णा गायू का चेहरा देखने के बाद कहती है, गायू अब तेरा चेहरा ठीक हो गया है, क्यों ना अब तेरी मुंह दिखाई कर ले। हाँ माँ जी अब ठीक है। इससे पहले कोई और दूसरी परेशानी आ जाए, आप सारे मोहल्ले वालों को बता दीजिए कि आपकी नई बहू आ गई है। अपनी सास को अपनी सौतन की मुंह दिखाई दोबारा करवाते देखकर नायरा का मन उदास हो जाता है और वो अपने कमरे में बैठकर कहती है, माँ जी ने मेरी सौतन को अपनी बहू मान लिया, वो मुझे इस घर से निकालने का मन बना बैठी है। अपनी सौतन को अपनी जगह देखकर नायरा का दिल 1000 टुकड़ों में बिखर जाता है। उसको अपने बर्ताव और अपने झगड़ों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। अगले दिन घर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। पड़ोस की सभी औरतें आती है और गायू अच्छे से तैयार होकर बाहर सबके सामने आती है, लेकिन नायरा से ये सब देखा नहीं जाता और वो रोते हुए सबके सामने अपनी सास स्वर्णा के पास जाकर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, लेकिन मेरी सौतन के मुंह दिखाई मत करवाओ। सबको मत बताओ कि आप मेरी सौतन लाई हो। मानती हूँ मैं कार्तिक से झगड़ा करती थी, लेकिन अब से नहीं करूँगी, एक अच्छी बहू बनकर रहूंगी। प्लीज आप मेरी जगह किसी और को मत दीजिए। रोती हुई नायरा को स्वर्णा चुप करवाती है और बड़े ही प्यार से कहती है, तुझे क्या लगा बहू, मैं सच में तेरी सौतन लाई हूँ और उसकी मुंह दिखाई करवाऊंगी? कभी नहीं, ये बस तुझे समझाने के लिए था। अगर अपने रिश्तों में प्यार बनाकर नहीं रखोगी तो कोई भी तीसरा आसानी से उसके बीच में आ जाएगा। और गायू तेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी सहेली की बेटी है, जिसकी शादी की तैयारियां हमारे घर से होंगी। और आज इसकी मुंह दिखाई नहीं बल्कि हल्दी है। वो तो तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। हाँ, और माँ ने मुझे पहले ही ये सब बता दिया था, इसलिए मैंने भी थोड़ा नाटक कर लिया ताकि इसी बहाने मेरी बीवी थोड़ा बीवी होने के हक दिखाए। तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चलो कमरे में, अच्छे से बताती हूँ तुमको। नायरा कार्तिक को पकड़कर कमरे में ले जाती है। ये देखकर स्वर्णा और गायू हंसने लगते हैं और फिर स्वर्णा कहती है, ये दोनों नहीं सुधरेंगे, चलो बहन जी हम रस्में शुरू करें। जिस सौतन की मुंह दिखाई से नायरा डर रही थी, वो तो उसकी सौतन निकली ही नहीं। खैर एक बात तो सच है कि प्यार में झगड़े होना आम है, लेकिन झगड़े इतने नहीं होने चाहिए कि प्यार ही गायब हो जाए। बाकी आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। रमा और अर्जुन की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। वो अपनी शादी से खुश थी, लेकिन अर्जुन के पास
अक्सर उसके लिए टाइम नहीं रहता था। वो सिर्फ अपने मतलब से ही उससे बात करता। उसके इस बर्ताव से रमा बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उसके साथ टाइम बिताने के लिए एफर्ट्स करती थी। ऐसे ही एक दिन रमा अर्जुन को नाश्ता देते हुए बोलती है, सुनिए, अगर कल आपको टाइम मिले तो क्या हम बाहर घूमने चले? नहीं, ऑफिस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, ऑफिस के बाद रात में कहीं डिनर पर चले? नहीं, तुम अंकित के साथ चली जाओ। नहीं, रहने दीजिए, मुझे नहीं जाना अब। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर वो नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। घर के सभी लोग उसके साथ ज्यादा घुले मिले नहीं थे। घर में इतने लोग रहने के बावजूद उसको अकेलापन महसूस होता था। अगर कोई उससे बात भी करता तो सिर्फ काम के लिए। इन सभी चीजों से वो थोड़ा इरिटेट होने लगी थी। ऐसे ही अर्जुन रोजाना घर आता और खाना पीना खाकर सो जाता। रमा भी घर के कामों को निपटाकर उसके बगल में आकर सो जाया करती। एक रात ऐसे ही रमा उससे अपने मन की बात बोलते हुए कहती है, घर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे फिर भी अकेलापन फील होता है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ। तुम औरतों के पास कोई और काम होता भी तो नहीं, इसीलिए बोर ही होती हो। आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। देखो, अगर तुम्हारा टाइम पास नहीं होता तो तुम जॉब करो मेरी तरह। पढ़ी लिखी हो, यूँ घर में बैठे बैठे दिमाग तो भटकेगा ही। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। शायद मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी, तो मैं अब सो जाऊं? हाँ, सो जाओ। अर्जुन इतना बोलकर सो जाता है, लेकिन रमा पूरी रात सिर्फ उसकी बातों को सोचने लगती है। ऐसे ही वो कई बार अर्जुन को अपनी फीलिंग शेयर करती, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अर्जुन का ऑफिस अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। जब ये बात रमा को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और अपने मन में सोचती है, अब तो मैं अर्जुन जी के साथ अमेरिका में रहूंगी। कम से कम जो टाइम और प्यार मुझे यहाँ नहीं मिल सका, क्या पता मुझे वहाँ मिल जाए उनके साथ। शाम होने पर रमा उसकी पसंद का खाना बनाती है। जब अर्जुन घर आकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो वो अपने मनपसंद के खाने की डिशेस को देखकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ, इसीलिए तुमने मेरे लिए ये स्पेशल डिनर बनाया। आप जा रहे हो? मतलब क्या? मैं ही तो जा रहा हूँ सिर्फ। मेरा मतलब कि आपने सिर्फ अपनी टिकट्स बुक कराई हैं। अब क्या लिख के दूँ? ओह, मुझे लगा कि आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे। मैंने तो खामखा ही गलतफहमी पाल ली। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो। यहाँ माँ, बहन और भाई तो है ना तुम्हारे साथ? हाँ, सब तो सही ही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जाओ, एंजॉय योर लाइफ। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। अर्जुन की बातें सुनकर रमा उदास हो जाती है और अपने कमरे में आकर रोने लगती है। वो बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। अर्जुन भी थोड़ी देर बाद उसके बगल में आकर सो जाता है। अगली सुबह उठते ही अर्जुन अपने बैग्स लेकर फ्लाइट के लिए निकल जाता है। रमा उसे घर के बाहर छोड़ते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। अर्जुन फ्लाइट में बैठकर अमेरिका पहुंच जाता है और वहां पहुंचने पर वो अपने कामों में जोरों शोरों से लग जाता है। इधर जब भी रमा कॉल करती तो वो उसका फोन या तो काट देता या उठाता ही नहीं। वो मैसेज करती लेकिन वो सीन करके छोड़ देता। वो अपनी मर्जी से कभी कभी ही उसे कॉल किया करता। रमा उसके जाने के बाद और भी ज्यादा अकेली हो गई थी। उसने अपने फोन पर इंस्टाग्राम की आईडी भी बनाई। उसे एक दिन किसी रवि नाम के लड़के का मैसेज आता है और वो उससे बातें करने लगती है। समय बीतने के साथ साथ उनकी दोस्ती बढ़ रही थी। अब उनकी बातें मैसेज से कॉल पर आ चुकी थी। वो अब अर्जुन को कॉल और मैसेज ना करके रवि से बात कर लिया करती थी। इन सभी बातों से अर्जुन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक दिन रवि का कॉल आता है और वो उसका कॉल पिक करके बोलती है, हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, तुम बताओ। हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। और क्या कर रही हो अभी? कुछ नहीं, मैं मेरी शादी की फोटो एल्बम देख रही थी। बहुत याद आ रही है अर्जुन की। हाँ, याद तो आ रही है, लेकिन तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, मैं फ्री हुआ था तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, तुम्हें अच्छा फील होगा। हाँ, अच्छा तो फील होता है, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं हमें कोई गलत ना समझे।
अरे गलत क्यों सोचेगा कोई, हम दोनों दोस्त हैं, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया वालों से। लेकिन फिर भी मैं शादीशुदा होने पर भी किसी और से बात कर रही हूँ। ये कहाँ लिखा है कि शादी के बाद दोस्ती नहीं करनी चाहिए या फिर दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए? अगर मान लो अर्जुन ने कभी मेरा फोन चेक किया तो बोल देना, मेरा फ्रेंड है। सच में तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है। इट्स माई प्लेजर कि मैं किसी के काम तो आया। तुम्हारी वाइफ बहुत लकी होगी, तुम उसे टाइम दोगे, उसे प्यार करोगे। तुम्हारी फैमिली भी बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता। अब तक जैसा चल रहा था क्या हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा? मतलब ये कि अर्जुन का इग्नोरिंग बिहेवियर और सिर्फ मतलब से बात करना वगैरह वगैरह, ये कब तक झेलोगी तुम? अब मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पता है वो अगले महीने घर वापस आ रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो अच्छी बात है, कम से कम उस रोबोट को देखकर ही तसल्ली कर लो। अच्छा मैं चलता हूँ, अभी बॉस का मैसेज आया है। ओके बाय, टेक केयर। यू टू, बाय। इतना कहकर दोनों फोन रख देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और 1 महीना गुजर जाता है। रमा अर्जुन का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि तभी उसका कॉल आता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अब वो 6 महीने बाद आएगा। ये सुनकर रमा फिर से उदास हो जाती है। वो जैसे तैसे रवि की दोस्ती के सहारे 6 महीने भी काट लेती है। इस बार 6 महीने बाद अर्जुन घर आता है। रमा उसकी बहुत केयर करती है। ऐसे ही रमा को अपने फोन पर चैटिंग करते देख और कॉल पर घंटों बातें करता देखकर अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लगता। रमा के सो जाने के बाद वो उसका मोबाइल चेक करता है जिसमें रवि की चैट्स होती है। रमा के फोन कॉल रिकॉर्ड्स देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसका फोन तोड़ देता है। फोन टूटने की आवाज से रमा की नींद खुल जाती है और वो बोलती है, क्या हुआ आपको? मेरा फोन क्यों तोड़ दिया आपने? ये रवि कौन है? कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा इससे? जुबान संभाल कर बात कीजिए मुझसे। तेरी जुबान भी अब बोलने लगी। तुझे तो मैं... क्या करेंगे आप? मुझे मारेंगे तो मार दीजिए। आपके पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं होता। अब मैं अपने किसी दोस्त से भी बात करूं तो भी आपको दिक्कत है। इतना सुनकर वो रमा को थप्पड़ मारता है जिस पर रमा बहुत रोती है और अगली सुबह अपने मायके चली जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और अर्जुन उसकी बातों और रवि के बारे में सोचता है। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो खुद से बोलता है, मैंने रमा के साथ बहुत गलत किया। मैंने खामखा उस पर शक किया। रमा ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात क्यों नहीं समझ सका? मुझे उससे माफी मांगकर दोबारा इस घर में लाना होगा। इतना कहकर अर्जुन रमा के मायके जाकर उसे अपने साथ घर ले आता है। अब वो उसे टाइम के साथ साथ भरपूर प्यार भी देने लगता है। अगली बार अमेरिका जाने पर वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाता है। नताशा एक बेहद कामचोर और आलसी लड़की थी। घर के कामों से तो उसे कोई वास्ता नहीं था। एक शाम कॉलेज से घर आकर नताशा चिल्लाते हुए अपनी माँ सुमन से बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मैं आ गई हूँ, जरा कुछ खाने को दे दो। आकर कोई ऐसा नहीं किया, कॉलेज ही गई थी, जंग लड़ने नहीं, और कुछ खाने को नहीं है। ज्यादा भूख लगी है तो बना ले अपने लिए जाकर। कैसी माँ हो आप? आपकी फूल सी बेटी भूखी है और आप कह रही हो कि खुद बना ले। अरे आपको तो भागकर कुछ टेस्टी सा बनाना चाहिए मेरे लिए। हो गई बकवास। तेरे पास काम नहीं है लेकिन मेरे पास है। चुपचाप जाकर मैगी बनाकर खा ले। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही नताशा रसोई की तरफ जाते हुए बोलती है, चलो मेरी भूख का सहारा मैगी ही है, हर बार की तरह वही बनाकर खाओ। नताशा रसोई में जाती है और मैगी के 2 पैकेट निकालकर मैगी बनाने लगती है। वो जैसे ही मैगी में डालने के लिए उसका मसाला निकालती है तो उसे देखते हुए बोलती है, बताओ, इतनी सारी मैगी के साथ बस ये छोटे छोटे मैगी मसाले के पैकेट दे देते हैं। जैसा स्वाद चाहिए होता है वैसा आता भी नहीं। खैर, अब तो बनाने यही पड़ेंगे। नताशा मैगी बनाकर अपने लिए एक प्लेट में डाल लेती है और बाहर हॉल में जाकर टीवी देखते हुए मैगी खाती है। तभी उसको टीवी में मैगी मसाला मैजिक का ऐड दिखाई देता है जिसे देखकर वो बोलती है, अरे ये ऐड तो मैगी मसाले की है। मतलब मैगी का अलग से मसाला भी आता है जो मैगी में डाल सकते हैं।
चलो कल कॉलेज से आते वक्त लेकर आऊंगी और उससे ही मैगी बनाकर खाऊंगी। अगले दिन नताशा कॉलेज से आते वक्त एक दुकान से मैगी मसाला मैजिक के 7-8 पैकेट खरीदती है और घर आकर बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, जरा इधर आओ, आपकी प्यारी बेटी बुला रही है आपको। क्या है नताशा, तुझे मुझे परेशान करने में मजा आता है क्या? माँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रही, वो मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए मैगी बना दो। देखो कल मैंने अपने आप बना ली थी, आज तो आप बना दो। ठीक है, मैं अभी बना रही हूँ, पर ये काम तो खुद भी कर सकती है। नेक्स्ट टाइम मैं खुद बना लूंगी, प्लीज अभी आप बना दो ना। और हाँ, ये लो मैगी मसाला, मैगी में आने वाले मसाले के अलावा इसको भी डाल देना। ठीक है, ला दे। सुमन रसोई में रात का खाना बनाने के साथ साथ एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर नताशा की मैगी भी बना देती है। और जब नताशा उस मैगी को खाती है तो अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, क्या स्वाद आया है आज मैगी का। कसम से ये मैगी मसाला तो मैजिक है। आपने कितने पैकेट मसाला डाले माँ? सिर्फ आधा पैकेट। सिर्फ आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो पूरा पैकेट डालकर तो ये लाजवाब बनेगी। नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही बनाऊंगी। नताशा को एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर बनाई गई मैगी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके बैग में मैगी मसाला पैकेट रखकर वो भूल जाती है। ऐसे ही एक दोपहर वो अपने कॉलेज में बैठी क्लास ले रही होती है, तभी उसको अपने पेट में भूख के कारण आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो खुद से बोलती है, अरे यार, क्लास चल रही है और पेट में ये गुड़गुड़ होना शुरू हो गई। अब बीच क्लास में क्या खाऊं? बैग में देखती हूँ, कुछ तो मिलेगा। नताशा अपने बैग में कुछ खाने को देखती है तो उसको मैगी मसाला पैकेट मिलता है, जिसको हाथ में लेकर वो बोलती है, यार ये मसाले के पैकेट पड़े हैं, इनका क्या करूं? पर भूख तो लगी है, क्लास खत्म होने तक इसको ही खाऊं क्या? वैसे सूखा मसाला खाकर भी देखना चाहिए। नताशा पैकेट फाड़कर उसमें से सूखा मसाला खाने लगती है और उसको वो बेहद पसंद आता है, इतना ज्यादा कि वो अपने बैग में पड़े सारे मसाले के पैकेट को क्लास में बैठे बैठे ही खत्म कर देती है। ये सब उसकी क्लास का एक लड़का सोहम देख रहा होता है, जो क्लास के खत्म होते ही उसके पास आकर बैठते हुए बोलता है, अच्छा, मसाला खा लिया है तो ऊपर से कच्ची मैगी भी खा लो और फिर गर्म पानी पी लेना और फिर तुम्हारे पेट में तुम्हारी मैगी तैयार। ये फ्री का ज्ञान किसी ने मांगा आपसे? मैं मैगी कच्ची खाऊं या उसका मसाला सूखा खाऊं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओहो, मैगी मसाले से चटपटे तेवर हैं आपके। यार वैसे मैं फ्री की एडवाइस देने इसीलिए आया था क्योंकि ऐसे सूखा मसाला खाना सही नहीं होता, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर सोहम उठकर जाने लगता है। तभी नताशा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलती है, सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही रूखे ढंग से बोल गई। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं कहा था, पर क्या करती यार, मुझे भूख लगी थी और यही था मेरे बैग में। वैसे ये सूखा भी टेस्टी है। अच्छा, वैसे मैं एक ऐसी शॉप जानता हूँ जहाँ अपने एरिया की बेस्ट मैगी मिलती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैसे भूख तो लगी है, चलो चलते हैं। नताशा और सोहम क्लास के पास एक छोटी सी मैगी शॉप पर जाते हैं, जहाँ सोहम उसको वहाँ की मैगी खिलाता है, जो नताशा को बेहद पसंद आती है और वो बोलती है, यार ये ऐसा क्या डालते हैं मैगी में जो इतनी टेस्टी बनती है? वही डालते हैं जो तुम कुछ देर पहले सूखा खा गई थी। मैगी मसाला सिर्फ मैगी का टेस्ट ही अच्छा नहीं करता, इवन इसको सब्जियों में भी बनाने के बाद ऊपर से छिड़कने से उनका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। वाह यार, एक मसाले में इतने फायदे, मैं जरूर ट्राई करूंगी। दोनों काफी देर वहाँ बैठकर ऐसे ही मैगी खाते खाते बातें करते हैं। उस दिन की मुलाकात के बाद से दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब कॉलेज खत्म होने वाला था तो सोहम नताशा को अपने दिल की बात बताने के लिए हाथों में मैगी मसाले का पैकेट पकड़े हुए बोलता है, नताशा, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी रूखी सब्जी जैसी जिंदगी में मैगी मसाला सा छिड़क गया है। अब मुझे इस जायके को जिंदगी भर बनाए रखना है, तो क्या तुम यूं ही मेरी बेस्वाद जिंदगी में स्वाद भरने वाली बनोगी? हाउ क्यूट सोहम, सीरियसली ऐसा प्रपोजल आज तक किसी को नहीं मिला होगा। आई रियली लाइक इट एंड यस, मैं तुम्हारी बेस्वाद जिंदगी का स्वाद बनने को तैयार हूँ। नताशा सोहम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद कॉलेज खत्म होते ही दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं और घर वाले मिलकर कुछ समय में उनकी शादी करवाते हैं।
शादी के बाद जब पहली बार नताशा अपने ससुराल में खाना बनाती है तो स्वाद को बढ़ाने के लिए वो 5-6 मैगी मसाला के पैकेट भी सब्जी में डालते हुए बोलती है, माँ ने एक बार आधे पैकेट में इतनी टेस्टी मैगी बनाई थी, तो फिर 5-6 पैकेट में तो सब्जी का स्वाद ही मैजिकल हो जाएगा। माँ जी कितना खुश होंगी कि उनकी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। नताशा खुशी खुशी सारा खाना टेबल पर लगाती है और अपनी सास माया और सोहम को आवाज लगाती है। दोनों माँ बेटे खाने की टेबल पर आकर खाने से आने वाली खुशबू को सूंघकर बोलते हैं, वाह बहू, खुशबू से तो लग रहा है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ माँ, नताशा के हाथों में एक अनोखा सा जादू है खाने को स्वादिष्ट बनाने का। अच्छा बहू, तो चल पहले खिला दे तू खाना, फिर तेरी तारीफों के पुल बांधती हूँ। जी माँ जी, ये लीजिए। नताशा दोनों को खाना परोसती है और जैसे ही माया और सोहम खाने की एक बाइट खाते हैं तो उसे बाहर थूकते हुए बोलते हैं, बहू ये क्या है, इतना सारा मसाला, सब्जी स्वादिष्ट होने की जगह जहर बन गई है। हाँ नताशा, सब्जी में स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तुमने, कितने मसाले डाल दिए। सोहम, माँ जी, वो एक बार मेरी माँ ने मेरे लिए मैगी बनाई थी, आधे पैकेट एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर। तो मुझे लगा जब आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो 5-6 पैकेट से तो स्वाद बढ़ेगा ही, इसलिए मैंने मैगी मसाला ज्यादा डाल दिया। बेटा देखो, जैसे हर चीज की अति बुरी होती है, वैसे ही खानों में भी मसालों की अति बुरी होती है। मसाले खाने के हिसाब से डालते हैं, अगर ज्यादा खाना बनाना हो तो ज्यादा मसाला और कम खाना बनाना हो तो कम मसाला। अच्छा माँ जी, माफ कर दो मुझे, मैंने बस मैगी मसाला सूखा खाया है और माँ को लाकर दिया था, कभी उनसे पूछा नहीं कि किसमें कितना इस्तेमाल होता है। कोई नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं हूँ यहाँ तुझे सिखाने के लिए। माँ जी और सोहम जी, आप मुझे 5 मिनट दे दो, मैं मैगी बनाकर लाती हूँ टेस्टी सी। ठीक है, लेकिन मसाला जरा। हाँ बाबा, संभाल के हिसाब से डालूंगी। नताशा रसोई में जाकर मैगी बनाती है और इस बार उसमें मसाला हिसाब से डालती है और 5 मिनट में मैगी बनाकर वो अपनी सास और पति को खिलाती है, जिसको खाकर माया बोलती है, ये बनी ना अच्छी मसाले वाली मैगी, वाह बहू कमाल कर दिया। हाँ नताशा, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। नताशा भी सबके साथ मैगी मसाले वाली मैगी का आनंद लेती है। साथ ही उसको मैगी मसाले को किस मात्रा में प्रयोग करना है वो भी माया के द्वारा समझ आता है, जिसके बाद वो रोज अपने परिवार को मैगी मसाला की बदौलत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।